नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं नवग्रहों के अलग अलग निवास स्थान क्या हैं। और जब हम किसी कुंडली में देखते हैं किसी जातक का कोई ग्रह बड़ा बली है, तो ये बात निश्चित है कि वो उन पर्टिकुलर लोकेशन में बड़ा बली होता होगा या उसको अच्छे से व्यवस्थित रखना जानता होगा जो ग्रह संबंधित उसका निवास स्थान बली आता है। तो आइए चलते हैं इस बात के बारे में स्टडी करते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो निश्चित समय पर जो वीडियो डेली बेसिस पर आ रही हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आइए, सूर्य आपको पता है आत्मा के कारक हैं, सूर्य राजा हैं। सूर्य का संबंध जो है वो देवस्थान से है। हमारे घर का कोई भी ऐसा स्थान जहाँ बैठकर हम अपने आप को मेडिटेट करते हैं, आप बड़ी आत्मिक अनुभव करते हैं जहाँ बैठकर। मुख्य रूप से हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा देवस्थान ना हो, आपने अगर सूर्य को इम्प्रूव करना तो एक देवस्थान या कहीं एक मेडिटेशन हॉल या मेडिटेशन रूम होना चाहिए। कई बार हम ड्राइंग रूम में बैठकर ही वो कार्य करते हैं तो सूर्य का प्रभाव वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। याद रखिएगा, देवालय जरूर होना चाहिए घर पे, या देवताओं के लिए या मेडिटेशन के लिए एक जगह रिजर्व करके रखनी चाहिए। क्लियर हो गया? सबके अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, उनको अलग अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि मिलाने पर कई बार पॉजिटिव और कई बार नेगेटिव असर भी दिखाई देता है। तो जैसे शयन कक्ष में है, शयन कक्ष में सूर्य का प्रभाव नहीं आना चाहिए। और जैसे कई बार वास्तु वाले कहते हैं कि आपने ये चित्र यहाँ लगा दिया, ठीक नहीं है, तो उसका भी एक प्रकार से कहना एकदम सही है, क्योंकि अगर सूर्य संबंधित रॉयल राजसी चीज़ें आप अपने शयन कक्ष में लगाएंगे तो जो आपको उस समय कोमल भाव चाहिए थे वो तो नहीं आएंगे, आपके अंदर वीर रस की प्रधानता हो जाएगी। हो सकता है आप दोनों के बीच में अनबन होने लग जाए। इसीलिए उसको भी आप वास्तु की दृष्टि से, या कह लें एस्ट्रो के अंदर भी वास्तु की दृष्टि जुड़ी हुई है, तो उसको ध्यान रखिएगा। सूर्य जो है वो देवालय हैं, या ऐसा कोई भी जगह जहाँ बैठकर आप मेडिटेट करते हैं वहाँ पर सूर्य बहुत बली होगा। अगर इसको ये भी बात कहा जाता है, सूर्य को बढ़ाने के लिए इस जगह को साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। चंद्रमा जलाशय या ऐसा हमारे घर के आसपास, अगर आपने जैसे किसी का चंद्रमा कमज़ोर होता है तो गेट के एंट्रेंस में अगर कोई इस प्रकार का छोटा सा कोई पानी का टब रखते हैं सीमेंट का, या कोई ऐसा पॉट रखते हैं, पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं, तो उससे चंद्रमा बड़ा बलशाली होता है। या कई लोग अलग से एक टंकी हमारे ईशान कोण में बनवा लेते हैं, नीचे, क्लियर, ऊपर नहीं नीचे की तरफ, तो वहाँ से भी चंद्रमा काफ़ी बली हो जाते हैं। तो अतिरिक्त जल का संग्रह करके रखा जाना चाहिए। और अगर चंद्रमा बहुत बलशाली होता है, एक्सेल्ड के होता है, तो वो व्यक्ति अपने गांव में, अपने घर में कहीं ना कहीं अतिरिक्त कोई तालाब का निर्माण भी करवाता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं नवग्रहों में कमांडर इन चीफ की, मंगल की। मंगल है वो अग्नि स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, घर में ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पर कोई हमने भट्टी लगा रखी है, और या हमने, आजकल तो भट्टियाँ होती नहीं, आजकल ज़्यादातर गैस इंडक्शन है, तो उस जगह को मंगल की अलॉटमेंट है। तो मंगल से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपका मंगल बली दिखाई देगा। या वहाँ उस जगह पर जब जाएं, जितने अनुशासित आप रहेंगे उतना ही मंगल आपकी कुंडली में इम्प्रूव होता नज़र आएगा। तो कुछ एक ऐसे रेमेडीज़ हैं जिसको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। आपको लग रहा है, देखो वैसे तो सभी चीज़ों को आपको व्यवस्थित रखना ही चाहिए, लेकिन कई बार हमारे कुंडली में बाय बर्थ कुछ ग्रह बहुत ज़्यादा बली होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। तो जो कमज़ोर हैं उनसे संबंधित लोकेशन को, या उनसे संबंधित जो उनके निवास स्थान है, उनको अगर आप साफ़ सुथरा रखेंगे, बली रखेंगे, डिसिप्लिन वे में उसका यूज़ करेंगे, तो वो ग्रह अपने आप ही इंप्रूव होता नज़र आएगा आपको। ठीक हो गया? तो अग्नि स्थान कोई भी भट्टी वाली जगह है जहाँ भी आप खाना पकाते हैं, वो किचन वाला पार्ट भी मंगल के दायरे में आता है। फिर बात कर लेते हैं क्रीड़ा स्थल। क्रीड़ा स्थल को हम एक प्रकार से कह सकते हैं, जहाँ पर अब एक प्रकार का ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि के देवता माने जाते हैं, जहाँ बैठकर आप संवाद करते हैं। तो वहाँ पर कई दफ़ा हम लोग बुध और सूर्य को मिला देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुधादित्य योग में अक्सर यही देखा गया है कि जो उसका क्रीड़ा स्थल है वहीं उसका मंदिर भी होता है, वहीं उसका देवस्थान भी होता है, या वहीं पर उसका मेडिटेशन वाला रूम भी उसके साथ में होता है, या वहीं होता है वो। तो याद रखिएगा कि ये बुद्ध प्रायः ड्राइंग रूम जिसको आप बोलते हैं, जहाँ आप अधिकतर आप समय बिताते हैं, जहाँ बुद्धि का कार्य करते हैं, क्रीड़ा स्थल भी कह सकते हैं आप उसको। और वैसे क्योंकि बुद्ध के 2 फेस हैं, मिथुन वाला भी और अभी बुद्ध का दूसरा फेस है कन्या वाला भी, तो जब कन्या रूप दिखाई देता है तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमानी पूर्वक बात की जाती है, लेकिन मिथुन का फेस दिखाई देता है ज़्यादा तो वहाँ पर थोड़ा सा बुद्ध रोमांटिक होने में भी नहीं चूकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रीड़ा स्थल में कोई
परहेज नहीं है। लेकिन सूर्य जब आते हैं, क्योंकि वो राजा है, राजा इस प्रकार के क्रीड़ाओं से जब तक सूर्य का रहेगा दबदबा, क्योंकि सूर्य का जब कभी भी बात आएगी, ठीक है राजा की लाइफ में भी होता है प्रेम, लेकिन हमने सूर्य को डेजिग्नेट किया है कि भाई वो राजसभा में बैठे एक शाही व्यक्ति हैं, तो आपको उसी रूप से रिप्रेजेंट करना है। सूर्य की डिग्री कम ज़्यादा होने पर ही फिर हम थोड़े से सूर्य के पक्ष के लेकर थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्य की एक डिग्निटी है, वो बनाए रखना चाहिए, और सूर्य की डिग्निटी अगर बनाए रखेंगे आप, तो उसका असर आपको बाहर भी मिलेगा। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सर सब कुछ विनोद में होना चाहिए, हंसी खुशी अलग पार्ट है लाइफ का, और फॉर्मल होना या व्यवस्थित होना, डिसिप्लिन होना अलग अलग बात है। तो अगर आप सूर्य को भी उसी वे में ले लेते हैं, तो बाहर आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा, जीवन में इनफॉर्मेलिटी भी ज़रूरी है और फॉर्मेलिटी भी ज़रूरी है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अक्सर बुद्धिमानी की बात करते हैं और या कहीं ज्ञान की बात करते हैं, तो प्रथम दृष्टा कई लोगों को ये थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है इसके साथ रह पाना। क्यों? क्योंकि ये कोषागार में हम मुख्य रूप से एंजॉय करने के लिए नहीं बैठते। कोषागार में तो हमारा जमा घटा इतना हमारा पैसा रखा है, उसको देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका उपभोग करना है तो फिर तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। तो बृहस्पति बैंक को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके घर में वो कक्ष जहाँ पर हम तिजोरी रखते हैं, उसको देखकर आप वहाँ प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपको जब उसका उपभोग करना है तो ज़्यादातर उसके उपभोग के लिए हम शुक्र का, बुद्ध का ऐसे प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र लग्जरी के भी स्वामी माने जाते हैं, शयन के भी, काम के भी स्वामी माने जाते हैं, वीर सुख भी देते हैं। तो इनके अर्जित धन को, आपको ये भी पता होगा कि जो शुक्र हैं, शुक्र एक्सेल्ड कर जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, वो किसी और के घर में नहीं, बृहस्पति के मीन राशि में, क्योंकि इनके अर्जित धन का ही ये उपभोग बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो कई बार अगर जैसे 12वां भाव हमारा बहुत मजबूत है, तो कई बार क्या आता है, व्यय तो बहुत होता है आदमी के पास, लेकिन अगर 11वां भाव कमजोर है तो आय नहीं बन पाता है। तो याद रखिएगा, शुक्र एक्सेल्ड करना भी तब तक कारगर है जब बृहस्पति या और जो चीज़ों को बनाए रखते हैं, शुक्र पर भी एक प्रकार का अंकुश लगाना जरूरी है। अगर शुक्र पर आपकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है और शुक्र एक्सेल्ड किया हुआ है कहीं, तो बल्ले बल्ले है, फिर आपकी धन आप खूब बढ़िया ढंग से खर्च करेंगे और उस धन पर एक काबू भी रहेगा, किसका? बृहस्पति का। तो याद रखिएगा, बृहस्पति एक्सेल्ड कर गया है तो व्यय तो आप खूब करने वाले हैं, अच्छा खासा अपनी लग्जरी में खर्च करेंगे, लेकिन शुक्र कई बार राजसी होने के चक्कर में अपने उस भावना पर काबू नहीं रख पाता है। तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि व्यय भाव में बैठकर अगर शुक्र एक्सेल्ड करेगा तो आप कर्ज लेकर भी उपभोग करने का प्रयास करने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा संकट वाला आ जाता है। हाँ, अगर इस पर उस समय कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति जैसे ग्रहों की दृष्टि आ जाए, या बुद्ध जो बुद्धि के देवता हैं वो भी अगर साथ बैठ जाएं, तो भी बात बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र ना सिर्फ शयन कक्ष में हमारी उपभोग की, जहाँ तक बात करते हैं हम लग्जरी की बात करते हैं, तो वो संबंधित कक्ष सब शुक्र के दायरे में जाता है। क्लियर हो गया? फिर बात कर लेते हैं, वैसे अगर आजकल की बात करें, कलयुग की बात करें, तो हम थोड़ा सा कई दफ़ा शुक्र को आगे कर देते हैं। क्लियर हो गया? और चंद्रमा तो हमेशा से, शुरू से ही, चाहे कोई भी युग रहो, हमारे मन का स्वामी है, मन का प्रतीक है। चंद्रमा जिसने काबू कर लिया, मन जिसने काबू कर लिया है, वो सब चीज़ों पर काबू कर सकता है, आप जानते हैं। तो अगर हम किसी कुंडली को देखें, शुक्र बहुत बली है, चंद्रमा बहुत बली है, तो वो संसार में एक कह सकते हैं सांसारिक सुखों को अच्छा उपभोग कर लेगा। तो कह सकते हैं कुल मिला के लौकिक दृष्टि से वो सही कुंडली है। क्लियर हो गया? लेकिन और भी कई चीज़ें होती है, उसके लिए फिर हम बृहस्पति, बुध, इन सब जो ग्रहों को भी काउंट करते हैं। बात करते हैं शनि की। शनि जो है कारखाना और कबाड़, क्योंकि आपको पता है श्रम रोजगार मंत्रालय के अधीन है, तो आपके घर का कोई ऐसा स्टोर रूम जहाँ पर सारे पेंच, ये सब चीज़ें इकट्ठी पड़ी हुई हैं, या कोई कह सकते हैं जहाँ पर रिप्रोड्यूस करने के लिए चीज़ों को इकट्ठा किया जाता हो, कई बार उसमें कबाड़ भी दिखाई देता है। और जैसे हम कई लकड़ी कटी हुई रखी है, बाद में उसकी लुगदी बनाई जाएगी, फिर कागज़ बनेगा, तो जहाँ वो इकट्ठी की रखी है वो भी सब शनि के अधीन माना जाएगा। अब राहु और केतु का जो अलॉटमेंट है वो निश्चित सा नहीं लगता, बड़ा अजीब सा इनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आपको पता है इनका अस्तित्व वास्तव में है ही नहीं। राहु और केतु को कोई एक जगह नहीं दी गई है। हो सकता है राहु और केतु किसी पुरानी हवेली का कोई बेडरूम ही क्यों ना हो, लेकिन वो अनजान सा है,
वहाँ जाले लगे हुए हैं, तो वो अनजान सी स्थान भी राहु रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर होगा? तो याद रखिएगा, अनजान स्थान पर इसीलिए बिना मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा साफ सफाई के या दैवीय शब्द उच्चारण के, अग्नि के अगर अग्नि का आह्वान हो सके तो बहुत बढ़िया है, तो उसके बाद बैठना चाहिए। नहीं तो इन ग्रहों का प्रभाव हमारी बुद्धि पे पड़ जाता है और वो इल्यूजन हमारी बुद्धि पे भी फैलाने लग जाते हैं, तो उससे हमें कई प्रकार के भ्रम होने लग जाते हैं। केतु है अपवित्र घर, घर एकदम बढ़िया, मतलब दिखने में बढ़िया लगता है, लेकिन इसमें कभी भी लोगों ने ना मेडिटेशन किया, ना अपने आप के मनोबल को बढ़ाए रखा, तो उस घर में ये सारे कक्ष इन ग्रहों को अलॉट हो जाते हैं। और जब केतु एंट्री मार जाता है तो आपको पता है इसके पास सर तो है नहीं, फिर ये राहु को भी कहीं ना कहीं जगह दे देता है और उसके बाद ये अपनी लोबी इकट्ठी कर लेते हैं, राहु केतु शनि ये सब अंदर आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि और तो और, क्योंकि आपको पता है ये लोबी जो है, इस लोबी के लॉर्ड कौन है? शनि। और जब शनि लोबी में एंटर करते हैं तो साथ में शुक्र को भी ले आते हैं, राहु को भी ले आते हैं, केतु को भी ले आते हैं। और ये लोबी जो है थोड़ी सी अगर शुक्र उस लोबी में चला जाता है तो शुक्र का जो कह सकते हैं राजसी चीज़ है वो तामसिक में कन्वर्ट हो जाता है और वही फिर काम से अपराध की तरफ लेकर जाता है, काम सुख से अपराध की तरफ। तो याद रखिएगा, शुक्र को बचाए रखना इस लोबी से बहुत ज़रूरी है। किसी भी कुंडली में अगर ऐसा कुछ बनता है योग, तो आपको जरूर उस व्यक्ति को यानी उस व्यक्ति के शयन कक्ष को बड़ा साफ सुथरा रखने की हिदायत देनी चाहिए। उसको कहना चाहिए कि उसके शयन कक्ष में ही आपको शाम सुबह दिया जरूर करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि शयन कक्ष में दिया कौन करता है? बिल्कुल करते हैं। अगर हमारे शुक्र बिगड़े हुए हैं हमारे साथ, या शुक्र की जो कंपनी है वो इन ग्रहों के साथ हो गई है, इन ग्रहों के साथ बैठ गए हैं, तो ये उस पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, उसके राजसी तत्व को तामसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अपराध की तरफ चला जाता है, बलात्कार, जघन्य अपराध, क्योंकि वो भी काम से शुरू होता है और वो इसकी बुद्धि में इन लोगों ने डाल दिया। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानना है एक फॉर अ पर्टिकुलर केस कि ये ग्रह बेकार होते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसी क्लास में इनकी पॉजिटिविटी भी बताई और इनकी नेगेटिविटी भी बताई। काम करने में ये लोग माहिर हैं, लेकिन अगर इन लोगों पर इन ग्रहों के बीच छाप हो, यानी एक प्रकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये। क्लियर हो गया? यहां तक कि सूर्य जैसा ग्रह भी जो राजा है वो भी पूरी तरह क्रूर हो जाता है। हमारे पत्नी के घर में बैठ जाए तो पत्नी को बड़ा कष्ट देने लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी यहाँ पर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, सबकी कोई ना कोई एक प्रकार का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर होगा? तो एक लोबी नहीं बननी चाहिए, लोबी तो कहीं भी नहीं बनी, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। ये एक लगना चाहिए फेडरल सिस्टम की तरह, एक संघीय ढांचा। इसीलिए अगर यहाँ पर केंद्र में ये सारे ग्रह आके बैठते हैं तो पाप और पुण्य इस प्रकार का बैलेंस हो जाता है, या वर्ण सारा बैलेंस हो जाता है, तो वो एक बहुत लकी कुंडली मानी जाती है, भाग्यशाली कुंडली मानी जाती है। लेकिन बट अगर किसी कुंडली में जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति एक तरफ और शुक्र, शनि, राहु, केतु एक तरफ ऐसा बन जाता है, तो फिर वो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा, फॉर पर्टिकुलर टाइम आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इस प्रकार का बन जाता है। जो बैलेंस रहना चाहिए जीवन में। अगर जीवन में पता लगा आपने 10 साल तो सुख भोग लिया, अगले 10 साल आपने सिर्फ दुख ही दुख भोगा, तो बियर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन को बैलेंस करते हैं, वो सारी बातें हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बताते रहेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। आपको ये विषय कैसा लगा, क्या चीज़ हमसे आप ऐड कराना चाहते हैं, क्या चीज़ रिमूव करना चाहते हैं? अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगे तो भी आप बताइए, हमें डिसलाइक कीजिए, लेकिन ज़रूर अपना पक्ष जरूर रखिए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।